नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही गजब कहानी लेकर आई हूँ। हम सब जानते हैं कुर्रतुल एंड हैदर के बारे में और जब हम उनका नाम लेते हैं, तो सचमुच में हम लोगों को लगता है कि अरे! कोई ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है ना? तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है हसब-नसब और इसका अर्थ है बुजुर्गों की शराफ़त की का सिलसिला। आप देखेंगे कि कितनी अंडरस्टेटमेंट की कहानी है और विडंबना को बिना ज़्यादा शब्द दिए कुर्रतुल एंड हैदर कितनी खूबसूरती से हमारे सामने उजागर करती हैं, ज़्यादा शब्द नहीं दिए हैं, कोई डायरेक्ट नहीं हिंट है, लेकिन हम जब कहानी पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमें वो सब दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं स्वतंत्रता के तुरंत पहले की दुनिया, एक औरत की, एक लड़की की दुनिया, एक जवान होती हुई लड़की की दुनिया, स्वतंत्रता के बाद जो यहाँ पर दंगे हुए, फसाद हुए, उसके दौरान किस तरह से कोई ज़िंदगी कैसे बिखर जाती है, वो और फिर क्या होता है, यह तो कहानी ही बताएगी। कहानी का मतलब ही होता है, आगे क्या? अगर ये कोई कहानी ना कहे, तो कहानी कैसी? हाँ, फिर तो कुर्रतुल एंड हैदर का जो नाम है, उनके माता-पिता ने जो दोनों के दोनों मतलब साहित्यकार थे, वो वो उन्होंने जो उनके साहित्यकार थे, उन्होंने अपनी बिटिया का नाम जैसे रखा, उसका अर्थ था आँखों की पुतली, आँखों की रोशनी और सचमुच में बहुत सी आँखों की रोशनी बनी, बड़ी बला की खूबसूरत कहते हैं कि कुर्रतुल एंड हैदर बला की खूबसूरत स्त्री थी। 1927 में उनका जन्म हुआ था और 80 वर्ष की आयु उन्होंने पाई थी और 2007 में 21 अगस्त 2007 को उनकी मृत्यु हुई। तो पाकिस्तान चली गई थी जब हमारा बँटवारा हुआ, विभाजन हुआ, लेकिन तुरंत ही वो वहाँ से लौट आई और फिर ताउम्र वे भारत में ही रहीं। भारत भारतीय थीं, यहीं उनका अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था और इसी की यहीं की मिट्टी में उन्हें मिलना था, तो जामिया में उनकी कब्र है। ये बात मुझे हाल ही में पता चली जब मैं उनके बारे में पता लग कर रही थी, तो हाल ही में जब पता चली मुझे ये बात, तो मुझे लगा कि मैं एक बारी तो उनके कब्र पर ज़रूर जाऊँगी और चंद फूल और 2 आँसू ज़रूर, ज़रूर वहाँ बहाऊँगी और रखूँगी। महान जिसको बोलते हैं कि महान लेखिका, जिन्होंने हमें बहुत कुछ रचनाएँ दी और एक रचना जो है उनकी जिसके जिसके बारे में का मतलब बहुत नाम है और उसका नाम है तो चलिए आग का दरिया की लेखिका को हम आज याद करें हसब-नसब के सहारे। ध्यान से सुनिएगा, भाषा गज़ब है। तो एनी आपा, उन्हें प्यार से लोग एनी आपा या पॉम-पॉम डार्लिंग कहते थे, तो एनी आपा या पॉम-पॉम डार्लिंग की ये कहानी हम लोग पढ़े। आग के दरिया की लेखिका की कहानी हम लोग पढ़ी, हसब-नसब, जिसका अर्थ हुआ बुजुर्गों की शराफ़त का सिलसिला। लंबे चौड़े सीले हुए गुसलखाने में दिन को भी अंधेरा रहता था। पीतल के झाल बाल ततेरे ऊंचा हमाम मटके चौकी रंग बिरंगी साबुनदानियां बेसन उपटन झावे लोटे आफताबे मग्गे खूटियों पर मैले गरारों और मैले दुपट्टों का अंबार आंवला रीठों से बनी तश्तरियां अंधेरा अखनदूस मुआ अली बाबा 40 चोर का गार। लेकिन यही गुसल छम्मी बेगम, छम्मी बेगम, छम्मी बेगम की दुखी जिंदगी में वक्त बेवक्त पनाह का काम देता था। गुसल खाना पनाह का काम देता था। उसी की हरे शीशों वाली बंद खिड़की का रुख
चमेली वाले मकान की तरफ था। उसके शीशे का हरा रंग नाखून से जरा सा खुरच कर छम्मी बेगम ने बाहर झांकने का इंतजाम भी कर रखा था। छम्मी बेगम के लाडले चचा के बेटे छज्जू भाई चमेली वाले मकान में रहते थे। पहरों वह उस शीशे के सामने वाले घर को इस तरह ताकती जैसे शाहजहां अपने कैद खाने में से ताजमहल को देखा करता था। जरा भाषा देखिए, कैद खाना सचमुच में। मध्य वर्ग के इस जमींदार खानदान के पुश्तैनी घर के दो हिस्से थे। बाहर वाला मर्दाना हिस्सा जिसके सहन में चमेली की घनी झाड़ियां थी, वह चमेली वाला कहलाता था। जनाने घर के आंगन में इमली का सायादार दरख्त खड़ा था, इसलिए सारे मोहल्ले में उसका नाम इमली वाला मकान पड़ गया था। दोनों घरों के बीच एक खड़ी दीवार में आने जाने के लिए एक खिड़की थी। छम्मी बी के अब्बा और अज्जू भाई के अब्बा एक साथ रहते थे। छम्मी बी के पैदा होते ही अज्जू भाई से मंगनी हो गई थी। पैदा होते ही मंगनी हो गई थी। 9 साल की उम्र में मंगेतर से काना पर्दा करा दिया गया था। काना पर्दा। अज्जू भाई भला के खूबसूरत और खिलंदरे थे, इकलौते लाडले बेटे और 2 भाइयों के अकेले चिराग, इसलिए वह जो भी जी भर के बिगड़े। पतंगबाजी, कबूतरबाजी, यह बाजी वह बाजी। पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, यह बाजी वह बाजी में क्या क्या होगा। पतंगबाजी और कबूतरबाजी तो हो ही गई। लेकिन बड़े अब्बा और अम्मा को इत्मीनान था कि ब्याह होते ही सुधर जाएंगे। छम्मी बेगम तो होश संभालते ही उन्हें अपना दुनियावी खुदा समझने लगी थी। तो अज्जू भाई छम्मी बेगम के दुनियावी खुदा जरा सा होश संभालते ही हो गए थे। माँ बाप की इकलौती यह भी थी, उनके नाज भी कम न उठाए जाते थे। जिद्दी, गुस्सैली और तंतने वाली छम्मी बेगम 16 साल की हुई तो शादी की तारीख तय कर दी गई। दोनों तरफ से धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई कि अचानक मौत ने सुखी और खुशहाल घराने में की बिसात ही पलट दी। इस साल शाहजहांपुर में जो हैजे की बीमारी फैली, उसमें 15 दिन के अंदर अंदर छम्मी बेगम के अम्मा और अब्बा दोनों चटपट। छम्मी बी पर कियामत गुजर गई, लेकिन अभी ताया ताई का साया सर पर सलामत था। सबसे बड़ी बात यह कि अज्जू भाई से ब्याह होने वाला था। छम्मी बेगम माँ बाप का शोक मनाने के बाद फिर पूरी तरह भविष्य के सुहाने सपने देखने में जुट गए। शादी कुछ दिनों के लिए टल गई। इससे पहले कि बड़े अब्बा कोई तारीख तय करते, उनका बैठे बिठाए हार्ट फेल हो गया। लो जी। बड़े अब्बा के मरते ही अज्जू भाई ने कहा कि वह चंद मुकदमों के सिलसिले में लखनऊ जा रहे हैं और मुसाहिबों के साथ उड़न छू हो गए। अब इमली वाले मकान में रहेगी बड़ी अम्मा जो बिल्कुल बावली हो रही थी, और छम्मी बेगम। मर्दाना सूना हो गया। ड्योढ़ी पर पुराने नौकर धम्मू खां डंडा संभाले बैठे रह गए। अंदर सलामत बुआ और उनकी लड़कियां रोती, नाक छिदकती, खाना पकाने में जुटी रहती। घर की हिफाजत के लिए बड़ी अम्मा ने एक बूढ़े रिश्तेदार मल्लन खां को बरेली से बुलवा लिया, जो चमेली वाले मकान के दालान में खटिया डाल के पड़े रहते। अज्जू भाई लखनऊ गए तो वहीं के हो रहे। हर खत में अम्मा को लिख भेजते कि मुकदमे की तारीख बढ़ गई है, महीने 2 महीने में आ जाऊंगा। पूरे 6 महीने बाद आए तो बड़ी अम्मा ने शादी का जिक्र छेड़ा। बोले, जब तक जमीनों के मामला सुधर नहीं जाते मैं शादी वादी नहीं करता। तभी से छम्मी बेगम अंधेरे गुसलखाने के कोने में मैले कपड़ों के ढेर पर बैठकर चुपके चुपके रोने लगी। अब छम्मी बेगम 19 की हो चुकी थी। अज्जू भाई ने शायद तय कर लिया था कि लखनऊ में ही रहेंगे। लोगों ने आकर बताया था कि वहां खूब रंगरलियां मना रहे हैं। छम्मी बेगम न जाने क्या नसीब लेकर आई थी। एक दिन बड़ी अम्मा पर दिल का दौरा पड़ा, वह भी चल बसी। अब छम्मी बेगम हैरान व परेशान तन्हा रह गई। आंगन में उल्लू बोलने लगा,
घर की हिफाजत के चलते मल्लन खां चमेली वाले मकान से इमली वाले मकान पर आ गए। उधर दालान में पड़े वह खासा करते, ड्योरी में दम्मू खां खासा करते। इधर उधर खांसने से पता चलता है मर्द है घर में। अज्जू भाई माँ के मरने पर आए थे, तीजा करते ही वापस चले गए। किस तरह उन्होंने बीच मझधार में छम्मी बेगम का साथ छोड़ा, अल्लाह अल्लाह। जब वह यह सब सोचती तो कलेजा फटने लगता। महीने के महीने लखनऊ से 200 रुपए का मनी ऑर्डर आ जाता। कभी कभार मल्लन खां के नाम खैर खबर का एक खत भी। मल्लन खां की बीबी और बेटी भी बरेली से आ गई थी, लेकिन अपनी तुनक मिजाजी की वजह से छम्मी बेगम की उनसे एक दिन भी ना बनी। दिन भर रिश्तेदारों के से लड़ने झगड़ने या आप ही आप तिलमिलाने और कलपने के बाद छम्मी बेगम गुसलखाने में घुस जाती और रोती या शाहजहानी शीशे में से चमेली वाले मकान को शाहजहानी शीशे में से चमेली वाले मकान को ताका करती। कोई आ जा। यह जिंदगी भी कैसी जिंदगी है, वह सोचती। अभी सब कुछ है, अभी कुछ भी नहीं है। कल की बात मालूम होती है कि इस घर पर कितनी रौनक थी। दालान में आराम कुर्सियां पड़ी हैं, सहन में मूढ़े बिछे हैं, गैस के हंडे सनसना रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। अब्बा और बड़े अब्बा के दोस्तों की महफिल जमी है, मुशायरे हो रहे हैं, कव्वाल गा रहा है। जब अज्जू भाई के दोस्त आते तो अज्जू आंगन वाली खिड़की के पास आके खखाड़ते और एक खास अंदाज में आहिस्ता से पुकारते, अरे भाई छम्मो, जरा चाय तो भिजवा दो इधर। इस भरे पूरे घर को किसकी नजर लग गई? अब छम्मी बेगम वहां अकेली है ना, किसकी नजर लग गई? अपनी शदीद नाउम्मीदी के बाद छम्मी बेगम को यकीन था कि एक ना एक दिन अज्जू वापस आएंगे, चमेली वाला मकान फिर आबाद होगा। जुम्मे के जुमे दिन वह मर्दाने मकान में जाती, धम्मू खां और सलामत बुआ की लड़कियों के साथ मिलकर बाग के झाड़ झंकार की सफाई करवाती, दालान के जाले साफ कराए जाते। अंदर के कमरों में ताले पड़े थे। दरवाजों के शीशे में से झांक कर वह बड़े अब्बा, अब्बा और अज्जू के कमरों में नजर डालती और सिर हिलाती, ठंडी आहें भरा करती और वापस आ जाती। छम्मी बेगम 30 साल की हो गई, बाल वक्त से पहले ही सफेद हो गए। अब उन्होंने चमेली वाले बाग की देखभाल भी छोड़ दी। दिल दुनिया से उचाट सा हो गया, लेकिन गुस्से का आलम वही रहा, बल्कि उम्र के अकेलेपन के साथ उसमें इजाफा भी हो रहा था। उनके इस तंतनेपन और तेवर के लिए वजह कुछ कम न थी। माँ बाप खालिस अस्ल और नस्ल, रोहिला पठान, दादा परदादा हफ्त हजारी ना सही, यानी 7 हजारी, हफ्त हजारी मैंने 7 हजारी ना सही, 1 हजारी 2 हजारी या निगोड़े जो कुछ भी होते थे जरूर रहे होंगे। मनसबदार थे ना, छोटे मोटे जमींदार। सारे कुनबे का सुर्ख व सफेद रंग और पठानी खुददारी और गुस्सा इस बात का सच्चा सबूत था कि इस खानदान में कोई मिलावट कभी नहीं हुई। अभी भी तुम देख रहे हैं पुरानों को, तो वैसी गुस्सेबाजी। गुजरे सरदारों की शान और खानदान की पाकीज़गी पर कोई आंच न आ जाए, इस फिक्र में वह बिल्कुल किलाबंद होकर बैठ गई। मोहल्ले की औरतों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। विधवाओं जैसे सफेद कपड़े पहनने लगी। उनका ज्यादातर वक्त नमाज में गुजरता था। अक्सर दोपहर के सन्नाटे में, अब सुनिए जरा, अक्सर दोपहर के सन्नाटे में सलामत बुआ आंगन की खिड़की में बैठकर जर्दा फांकते हुए बड़ी डरावनी आवाज में बड़बड़ाती, ऊपर वाला फरमाता है कि मुझे 2 वक्त अपने बंदों पर हंसी आती है।
जब मैं जिसे बना रहा हूं उसे कोई बिगाड़ने की कोशिश करे, और दूसरे जब जिसे मैं बिगाड़ रहा हूं वह अपने को बनाने की कोशिश करे। बस दो वक्त हंसता है खुदा। और छम्मी भी दहल जाती, डांटती उन्हें, ए सलामत बुआ, मनहूस बातें मत करो तुम, सारा दिन ऐसी करती रहती हो खाम खा। लेकिन सलामत बुआ इत्मीनान से उसी तरह डरता फाकती और बड़बड़ाती। क्या बड़बड़ाती? ऊपर वाला फरमाता है कि मुझे दो वक्त अपने बंदों पर हंसी आती है। एक, जब मैं जिसे बना रहा हूं तो उसे कोई बिगाड़ने की कोशिश करे, और दूसरे, जब मैं जिसे बिगाड़ रहा हूं वह अपने को बनाने की कोशिश करे। बस दो वक्त हंसता है खुदा। उस रोज नौचंदी की जुमेरात थी। छम्मी बेगम गुसलखाने में नहा रही थी। सर्दियों का जमाना था। हमाम के नीचे सुलगते अंगारे कब के बुझ चुके थे और छम्मी बेगम की कपकपी चढ़ रही थी। जल्दी से बाल तौलिया में लपेट कर खड़ाऊ पैरों में पहन ही रही थी जब बाहर से सलामत बुआ की सिरबिल्ली नवासी ने जोर से गुसलखाने के दीमक लगे किवाड़ की कुंडी खटखटाई। आपा, ए आपा, जल्दी निकलो। अरे क्या है बाबली? छम्मी बेगम ने झुंझुला कर कहा। आपा, चमेली वाले मकान में आपसे कहा है कि 4-5 जनों के लिए चाय भिजवा दो जल्दी से। क्या क्या? छम्मी को अपने कानों पर यकीन ना आया। उन्होंने जल्दी से शाहजहानी शीशी में आंख लगा दी। सहन का फाटक खुला हुआ था। बाहर दो टांगे खड़े थे। 2-3 लुकंदरे सामान उठवा रहे थे। एक काले रंग की मगर तीखे नैन नक्श की औरत सुर्ख जारजेट की साड़ी पर हरे रंग का बनारसी साल पहले मूड़े पर बैठी टांगे हिला हिलाकर नौकरों पर हुक्म चला रही थी। एक उसी से मिलती जुलती 13-14 साल की टर्री शक्ल वाली उछाल छक्का सी लड़की कासनी शलवार कमीज पहने हुए फर्श पर उकड़ू बैठी एक बक्स खोलने में लगी थी। इतनी देर में अंदर से अज्जू भाई, हमेशा की तरह बाकी छबीले अज्जू भाई दालान में आए। छम्मी बेगम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भला क्यों? क्योंकि वो दालान में आए। छम्मी बेगम अभी देख ही रही थी कि उन्होंने झुक करके उस लाल चुड़ैल से कुछ कहा। वह कहा लगा के हंस पड़ी। चुड़ैल कहीं। छम्मी बेगम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंधेरा गुसलखाना बिल्कुल अंधा कुआं बन गया। उन्होंने जल्दी से खूंटी पकड़ ली, लड़खड़ाती हुई बाहर आई और बेसुध होकर अपने पलंग पर गिर गई। बात यह थी कि अज्जू भाई, जिन्होंने बरसों से लखनऊ वाली कल्लो को घर में डाल रखा था, अब बाकायदा निकाह करके उसे अपने साथ ले आए थे। कासनी शलवार वाली लड़की अशरफी, जिसे कल्लो अपने साथ लाई थी, अज्जू भाई की नहीं थी। शाम को अज्जू भाई पर्दा करवाए बगैर, जरा देखिए तो, पर्दा करवाए बगैर तेजी से जनाने में चले आए और दलान में पहुंचकर पुकारा, अरे भाई छम्मो, आओ अपनी भाभी से मिल लो। छम्मी बेगम कांप की रह गई। पलंग से उठकर फिर गुसलखाने में जा घुसी और जोर से चटकनी चढ़ा दी। अज्जू भाई जोर से बने दालान में के एक दर से खड़े रहे। कल्लू उनके पीछे खड़ी थी। दोनों मियाँ बीवी चंद मिनट तक इसी तरह चुपचाप खड़े रहे, फिर सर झुकाए चमेली वाले मकान में वापस चले गए। उस दिन के बाद छम्मी बेगम की दुनिया बदल गई। बदल गई उनकी दुनिया। अब वह सारे दिन कुरान शरीफ पढ़ा करती। अज्जू ने उन्हें इतने बरसों हवा में लटका रखा और उनकी जिंदगी तबाह कर किसी और से शादी कर ली।
इस नाकाबिल बर्दाश्त सदमे से ज्यादा दहशत उन्हें इस बात की थी कि उन्होंने कल्लूबाई तवायफ से निकाह करके खानदान का हसब नसब बर्बाद कर दिया था। छम्मी बेगम इस जुर्म के लिए उन्हें मरते दम तक माफ न कर सकती थी। कल्लू ने कई बार उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अक्सर वह आंगन की खिड़की से आहिस्ता से कहती, बिटिया किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। कभी कोई खास खाना पकता तो नौकर के हाथ भिजवाती, लेकिन छम्मी बेगम ने छम्मू खां को हुक्म दे रखा था, चमेली वाले मकान से कोई चिड़िया का बच्चा भी इसकी तरफ आए तो उसकी टांगे तोड़ देना। कह दिया मैंने, चिड़िया के बच्चे की भी टांगे तोड़ देना। घर वापस आने के दूसरे महीने अज्जू भाई ने मिल्लत खां के हाथ 200 रुपए भिजवाए, जो वह अब तक लखनऊ से भेजा करते थे। लेकिन अब हालात बदल गए थे। छम्मी बेगम खिड़की में जाकर ललकारी, जुम्मा खां मरहूम की बेटी और शब्बू खां मरहूम की भतीजी चकले से आया हुआ एक पैसा भी अपने ऊपर हराम समझती है। मिल्लन खां अगर आप गैरत वाले पठान हो तो जाकर यह 200 रुपल्ली भेजने वाले के मुंह पर दे मारो। इतना कहकर उन्होंने खिड़की का दरवाजा बंद किया और उसमें मोटा सा ताला जड़ दिया। अब छम्मी बेगम अपने जेवर बेचकर गुजर बसर करने लगी। जेवर खत्म हो गए तो घर का पुराना कीमती सामान कबाड़े के हाथ भेज डाला। लेकिन भूख तो सदा रहने वाली मर्ज है ना, जिसका वक्ती इलाज काफी नहीं। और छम्मी बेगम को धम्मू खां, मिल्लन खां, सलामत बुआ और उनके चिंगड़ पोटों का भी पेट भरना था। उन्होंने बच्चों को कुरान शरीफ और उर्दू पढ़ाने के लिए घर में बच्चियों का स्कूल खोल दिया। मोहल्ले वालों की सिलाई करने लगी। जब मेहनत करके बीमार पड़ गई और हलहला कर बुखार चढ़ाया तो सलामत बुआ हड़बड़ा गई और गुस्से से बोली, बीबी क्या आन पर जान दे दोगी? ऐसे भी क्या निगोड़ी जान। लेकिन छम्मी बेगम पर बेहोशी तारी थी। सलामत भागी भागी चमेली वाले मकान में पहुंची। कल्लो फौरन सर पर बुरका डाल गली के रास्ते अंदर आई। वहां तो ताला पड़ गया था ना खिड़की में, तो गली के रास्ते ही आना था। डॉक्टर बुलाया गया। कल्लो सारी रात नंद की पट्टी से लगी बैठी रही। अज्जू भाई ने कई बार आकर दुखियारी चचाजाद बहन की हालत देखी, लेकिन शायद अब भी उस बेइंसाफी का एहसास उन्हें न हुआ जो उन्होंने छम्मी के साथ कर दी थी, क्योंकि बकौल सलामत बुआ उस काली कलूटी ने उन्हें उल्लू का गोश्त खिला रखा था। क्या करे अज्जू भी, उल्लू का गोश्त खिला दिया इस कल्लो ने। छम्मी बेगम को जो ही होश आया, आंखें खोली और कल्लो का फिक्र में डूबा चेहरा सामने देखा। उन पर गम और गुस्से का भूत सवार हो गया। कल्लो उनके पठानी तेवर से बहुत डरती थी। कान दबाकर चुपके से अपने घर वापस चली गई। ज्यादातर तवायफों की तरह जो शादी करके बेहद वफादार बीवियां साबित होती है, कल्लो भी बड़ी पतिव्रता औरत थी। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि छम्मी बेगम उसे कुनबे की बहू और भावा समझकर इमली वाले मकान में दाखिला दे दे। लेकिन उसकी यह तमन्ना कभी पूरी न हुई। 10 साल निकल गए। अज्जू भाई को छम्मी बेगम के रिश्ते की भी फिक्र थी, मगर छम्मी बेगम अधेड़ हो चुकी थी। अब उनसे शादी कौन करता? छम्मी बेगम उनसे और कल्लो से इस तरह शदीद पर्दा करती थी। किसी तरह मदरसा चलाकर गुजारा कर रही थी कि मुल्क का बंटवारा हो गया। आधा शाहजहांपुर समझो खाली हो गया। उनके मकतब की सारी लड़कियां अपने माँ बाप के साथ पाकिस्तान चली गईं। छम्मी बेगम के यहाँ रोटियों के लाले पड़ गए। उसी जमाने में किस्मत का फेर कि किसी काम से अज्जू भाई दिल्ली गए और फसादों में वह अल्लाह को प्यारे हो गए। अज्जू भाई भी चले। जब उनकी मौत की खबर आई तो कल्लो पछाड़े खाने लगी, चूड़ियां तोड़ डाली, आंगन की खिड़की पर मुक्के मार मार कर हाथ लहू लहान कर दिए। बिटिया दरवाजा खोलिए, हाय बिटिया बिटिया, अरे मैं तो कहीं की ना रही। छम्मी बेगम दालान के तख्त पर बेखबर सो रही थी। बहन सुनकर जाग उठी।
दीवार की कील से टंगी कुंजी उतारी, ताला खोला। कल्लो बाल बिखराए भूतनी की तरह खड़ी चीख रही थी, अरे लोगों, मेरा सुहाग लुट गया, हाय बिटिया, मेरी मांग उजड़ गई। उसने आगे बढ़कर के छम्मी से लिपटना चाहा, छम्मी 2 कदम पीछे हट गई। बीन से बोझल आंखें मिली और अचानक उनकी समझ में बात आ गई। तब वह भी खिड़की पर बैठ गई, सफेद दुपट्टा मुंह पर रख लिया, सिसक सिसक कर रोने लगी और रोते रोते बोली, जानती हैं क्या बोली? अरे मुर्दा, तू तो आज बेवा हुई है, मैं किस्मत की विधवा हूं, किस्मत की विधवा हमारी छम्मी बेगम। अज्जू भाई के 40वें के बाद कल्लो जहां जाने कहां गायब हो गई। उसकी लड़की अशरफी, जिसका चंद साल पहले अज्जू भाई मरहूम ने अपने किसी मुसाहिब से निकाह करवा दिया था, लखनऊ से आई और चमेली खां वाले मकान के साजो सामान पर कब्जा किया और सब चीजें छकड़ों पर लदवा कर चलती बनी। छम्मी बेगम गुसलखाने के शीशे में लापरवाही के साथ इस नश्वर दुनिया के सारे तमाशे देखती रही। चमेली वाले मकान पर कस्टोडियन का ताला पड़ गया, क्योंकि छम्मी बेगम अदालत में यह किसी तरह साबित न कर पाई कि अज्जू भाई पाकिस्तान नहीं गए, बलवे में मारे गए हैं। खुद किसी पुराने भूत की तरह वह इमली वाले घर में मौजूद रही। मिल्लन खां और धम्मू खां दोनों बुढ़ापे और भुखमरी से मर गए। सलामत बुआ पर फालिस गिर गया। उनकी लड़कियां और दामाद पाकिस्तान चले गए। छम्मी बेगम सिलाई कर पेट पालती रही। तन व तनहा मकान में रहने से अब उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि सर सफेद हो चुका था। बहुत जल्द मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी कहलाएंगी। कुछ दिनों बाद चमेली वाले मकान में एक सिख शरणार्थी डॉक्टर आ गए। कभी कभी सरदारनियां आंगन की खिड़की में आन बैठती और वह और छम्मी बेगम अपने अपने दुख सुख की बातें करती। डॉक्टर साहब की लड़की चरणजीत की शादी नई दिल्ली में किसी अफसर से हुई थी। अब की बार वो मायके आई तो उसने अपनी माँ से कहा कि उसके शौहर के मुसलमान बड़े अफसर की बेगम को उस्तानी की जरूरत है, जो उनके घर में रहकर बच्चों को कुरान और उर्दू पढ़ाए। मैं तो छम्मी मौसी से कहते डरती हूँ, उन्हें गुस्सा आ गया तो आप कहकर देख लीजिए, उसने माँ से कहा। बड़ी सरदारनी ने छम्मी बेगम से उस नौकरी का जिक्र किया, समझाया बुझाया। बहन जी, इस तंग हस्ती और तन्हाई में कब तक बसर करोगी? दिल्ली चली जाओ। सबीहुद्दीन के यहाँ इज्जत व आराम से बुढ़ापा कट जाएगा आपका। छम्मी बेगम का गुस्सा तो कब का धीमा पड़ चुका था। जोश व खरोश, तनतने और जलाल में भी कमी आई थी। उनकी समझ में यह बात आ गई कि अगर कल को मर गई तो आखिर वक्त में यासीन शरीफ पढ़ने वाला कोई तो होना चाहिए। किस्सा कोता यह कि छम्मी बेगम बुर्का ओढ़कर सिर्फ एक बक्स और बिस्तर लोटा साथ लेकर घर से निकली, उस घर से जो अब बिल्कुल खंडहर हो चुका था और जिसके खंडहर हो जाने से उन्हें कोई गम न था, क्योंकि अब वह त्याग और संन्यास की स्थिति में पहुंच गई थी। वह रेल में बैठकर दिल्ली पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन पर बेचारी बेगम सबीहुद्दीन चरणजीत का खत मिलने पर कार लेकर खुद उन्हें घर ले जाने के लिए आ गई। उस रोज से छम्मी बेगम बिनते जुमा खां जमींदार शाहजहांपुर मुगलानी जी बन गई। छम्मी बेगम अब मुगलानी जी। छम्मी बेगम ने पूरे 12 साल सफेद दुपट्टा माथे से लपेटे सबीहुद्दीन साहब के घर में गुजार दिए। बच्चे जिन्हें वह कुरान और उर्दू पढ़ाने आई बड़े हो गए। बड़ा लड़का बीए के बाद पाकिस्तान अपने चचा के पास भेज दिया गया। मंझली लड़की भी कराची चली गई। छोटी लड़की कॉलेज में पहुंच गई। अब बेगम सबीहुद्दीन को छम्मी बी की जरूरत न थी। सबीहुद्दीन रिटायर होकर अपने वतन मिर्जापुर जाने वाले थे। दिल्ली से रवाना होने से पहले बेगम सबीहुद्दीन ने छम्मी बेगम को अपनी दोस्त बेगम राशिद अली के यहाँ रखवा दिया। राशिद अली साहब भारत सरकार में आला अफसर थे। छम्मी बेगम सबीहुद्दीन के यहाँ बहुत सुख चैन से रही थी। उनसे घर की बड़ी जैसा बर्ताव किया जाता था। उन्हें तीनों बच्चों से बेहद प्यार हो गया था। गुस्सा भी बहुत कम आता था। अगर आता भी तो अपनी मजबूरियों का ख्याल करके पी जाती थी।
अब वह नखरा न दिखाती, दिखाए भी तो किसे दिखाए। नाज उठाने वाले, खफगी बर्दाश्त करने वाले सब अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। कभी कभी कल्लों का ख्याल आ जाता तो सोचते, न जाने कमबख्त अब कहाँ और किस हाल में होगी, या शायद वह भी मरखप गई हो। आजकल जिंदगियों का क्या भरोसा है। बेगम राशिद अली बेगम सबीहुल्लाह की तरह दर्दमंद और दीनदार औरत तो ना थी, आजकल की मॉडर्न लड़की थी, लेकिन इज्जत उन्होंने भी छम्मी बेगम की बहुत की। यहाँ भी वह घर के फर्द की तरह रही। राशिद अली उनका बड़ा ख्याल रखते थे। उनकी बारौब, पुरविकार शक्ल व सूरत और आला खानदान से वह बड़े मुतासिर थे। बेगम अली अक्सर सहेलियों से कहती, भाई सचमुच जिंदगी में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, पल के पल में क्या हो जाता है। हमारी मुगलानी बी का किस्सा सुना है आपने, शाहजहांपुर के फलाना खानदान। और सुनने वाली औरतें सर हिलाकर ठंडी सांसें भरती और दूसरे इस तरह के नसीहत और गर्दिश के किस्से सुनाते। सबके किस्से थे उस जमाने में, तो आप तो जानते हैं जब आदमी जला वतन होता है तो क्या होता है। बेगम राशिद अली के बच्चे अभी छोटे थे, उन पर हैदराबादी आया माँ की देखरेख थी। छम्मी बेगम हाउसकीपर बन गई। घर संभालने के लिए बेगम राशिद को छम्मी बेगम की बेहद जरूरत थी, क्योंकि उनका अपना वक्त ज्यादातर क्लबों और पार्टियों और सरकारी समारोहों में गुजर जाता। 5 साल छम्मी बेगम ने राशिद अली के यहाँ काट दिए। जब राशिद अली का ट्रांसफर हिंदुस्तानी दूतावास वाशिंगटन में होने लगा तो उनकी बेगम को फिक्र हुई कि छम्मी बेगम का कहीं और ठिकाना बनाए। एक दिन वह अपनी विदाई पार्टी के लिए रोशनारा क्लब में गई हुई थी और छम्मी बेगम से कहती गई थी कि फला वक्त कार लेकर मुन्नी को मेरे पास ले आइएगा। जब छम्मी बेगम रोशनारा क्लब पहुंची तो लंच अभी खत्म नहीं हुआ था। छम्मी बेगम बच्ची का हाथ पकड़े सब्जे पर टहलती रही। छम्मी बेगम अब पर्दा नहीं करती थी, साड़ी पहनती। इस निगोड़े दिल्ली में उन्हें पहचानने वाला ही कौन था। सामने दालान में एक रमी की महफिल जमी हुई थी और एक बेहद तेज तर्रार 40-45 साल की एक खातून 5-6 मर्दों के साथ कह लगा लगाकर ताश खेलने में मशरूफ थी। 17 बरस नई दिल्ली में रहकर छम्मी बेगम इस नई ऊंची सोसाइटी मॉडर्न हिंदुस्तानी औरत के रहने के ढंग को समझ चुकी थी। इसलिए छम्मी भी आराम से लॉन में टहलती रही और मुन्नी के साथ बातें करती। चंद मिनट बाद उस खातून ने सर उठाकर छम्मी बेगम को जरा गौर से देखा और अपने साथी से पूछा। तब छम्मी बेगम ने देखा एक मर्द ताश की मेज से उठकर लंबे लंबे डग भरता उनकी तरफ आ रहा है। छम्मी बेगम संजीदगी से बरामदे में पहुंची। अजनबी खातून ने पूछा, यह बच्ची किसकी है और वह किसकी नौकर है। छम्मी बी ने बताया, खातून ने बताया कि वह बंबई में रहती है और आजकल उन्हें भी एक एतबार वाली बड़ी बी की तलाश है। अगर वह अपनी जैसी किसी बड़ी बी को जानती है तो बताएं। छम्मी बेगम फौरन दिल में उस रब करीम का लाख लाख शुक्र बजा लाई जो एक रोजी का दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। फिर उन्होंने उसी शालीनता से जवाब दिया कि वह बहुत जल्दी ही अपनी नौकरी से आजाद होने वाली है। मेरी बेगम अभी बाहर आती होंगी, उनसे आप बात कर लीजिएगा। इतना कहकर बेगम राशिदा के इंतजार में वहीं बरामदे के एक दर से टिक गई। जब बेगम राशिदा लंच रूम से निकली तो मेज से उठकर अजनबी खातून ने फौरन अपना परिचय कराया। उनका नाम मिसेस रजिया बानो बताया। अपना नाम उन्होंने मिसेस रजिया बानो बताया और छम्मी बी के बारे में बातें की। बेगम राशिद भी बहुत खुश हुई और वायदा किया कि वाशिंगटन जाने से पहले वह छम्मी बेगम को खुद बंबई जाने वाली रेलगाड़ी पर बिठवा देंगी। रजिया बानो ने बताया था कि वह आज शाम ही बंबई वापस जा रही हैं। अपने घर का पता लिखकर उन्होंने छम्मी बेगम को दे दिया। लेकिन बेगम राशिद ने जरा फिक्र से पूछा, खाला तुम इतनी दूर का सफर कर लोगी? छम्मी बेगम ने फौरन हाँ में सर हिला दिया। छम्मी बेगम को अब जिंदगी से किसी बात के लिए नहीं कहने की जरूरत ही नहीं रही थी। उन्होंने रजिया बानो से तनख्वाह का भी फैसला न किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए एक तनख्वाह तय कर ली थी, 40 रुपए माहवार और खाना।
वह 40 रुपए उनकी अपनी जरूरतों के लिए जरूरत से ज्यादा थे। कपड़े हमेशा उन्हें बेगमों से मिल जाते थे। अरसा हुआ उन्हें मालूम हो चुका था कि कपड़े लत्ते, गहने पाते, जमीन जायदाद, रिश्ते नाते, दोस्ती मोहब्बत का ना कोई मतलब है, ना यह टिकने वाली चीजें। बेगम राशिद अली और छम्मी बेगम बरामदे से उतरने लगी तो रजिया बानो ने बैग खोलकर 200 के नोट छम्मी बेगम के हवाले कर दिए, सफर खर्च और दूसरी जरूरतों के लिए। उन्होंने जरा लापरवाही से कहा। बेगम राशिद को उनकी इस दरियादिली पर हैरत हुई, लेकिन उन्हें खुद मालूम था कि बंबई में एक से एक बड़ी सेठानियां बसती हैं। छम्मी बेगम ने खामोशी से नोट सदरी की जेब में अड़ोस दिए। उन्होंने अब जिंदगी की अनोखी घटनाओं पर ताज्जुब करना भी छोड़ दिया। मिस्टर और मिसेस राशिद के अमेरिका जाने से 2 दिन पहले ही छम्मी बेगम ने ट्रेन में सवार होकर बंबई का रुख किया। मुंबई सेंट्रल पहुंचकर जब पहली बार उन्हें घबराहट हुई, नई दिल्ली की पुरसुकून कोठरियों में उन्हें अभी तक बहुत शांत और सुरक्षित जिंदगी गुजारी थी। अल्लाह का नाम लेकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकली, कुली के सर से अपना टिन का बक्स और दरी में लिपटा बिस्तर उतरवाया, अपना लोटा, दस्ती, पंखा, पंदनिया हाथों में संभाल कर टैक्सी की, सरदार जी को पता बताया, गुलजार जॉर्डन रोड। चंद मिनट में टैक्सी एक ऊंची इमारत की बरसाती में जा रुकी। छम्मी बेगम ने बूढ़े सरदार जी को किराया दिया, जो रास्ते में उनसे दुनिया के हालात के बारे में बातें करते आए थे। उसी वक्त बेहद स्मार्ट लड़कियां लिफ्ट से निकलकर सरदार जी की टैक्सी में बैठ गई। सरदार जी ने खामोशी से फ्लैग गिराया और फाटक से निकल गए। कैसी मशीनी और सदी हुई जिंदगी थी इस शहर की। छम्मी बेगम ने सदरी की जेब से मैला कागज का टुकड़ा निकालकर फिर आंखें चुनती आई और पता पढ़ा। 11वीं मंजिल फ्लैट थी। स्टूल पर बैठे चौकीदार ने उकताए हुए अंदाज से उनका सामान उठाकर लिफ्ट में रख दिया। लिफ्ट ऑटोमेटिक थी। छम्मी बेगम बहुत घबराई। चौकीदार जल्दी से अंदर आया और उन्हें 11वीं मंजिल पर पहुंचाकर फौरन नीचे चला गया। अब छम्मी बेगम लंबी गैलरी में सामान के साथ तन्हा खड़ी थी। फिर उनकी नजर एक नजदीकी दरवाजे पर पड़ी, जिसके ऊपर नंबर 3 लिखा हुआ था। दरवाजे पर एक और लोहे का जालीदार दरवाजा चढ़ा था, जो अंदर से लॉक था, जैसे बैंकों के दरवाजे होते हैं वैसा ही। छम्मी बेगम ने आगे बढ़कर घंटी बजाई। चंद मिनट बाद एक पूरी आंख ने अंदरूनी दीवार के जालीदार सुराख के पट पर से हटा के झांका। छम्मी बेगम को अचानक बरसों बाद अपने गुसलखाने की खिड़की का खुरचा हुआ शीशा याद आ गया, जिसमें से उन्होंने पहली बार उस मनहूस चिड़िया को देखा था। कुछ देर बाद दोनों दरवाजे खुले और एक गुस्सैल सा गोरखा बाहर निकला। उसने संदेह भरे सख्त निगाहों से छम्मी बेगम को घूरा। छम्मी बेगम डर गई। फिर याद आया कि वह भी पठान है। सर उठाकर भारी भरकम लहजे से कहा, बेगम साहिब से कहो छम्मी बेगम दिल्ली से आ गई हैं। मालूम है कि तुम दिल्ली से आया, अंदर आ जाओ। गोरखे ने रूखेपन से कहा और बाहर निकलकर उनका बिस्तर बक्स उठाया। उसके पीछे पीछे छम्मी बेगम अंदर आ गई तो उसने खट से दोनों दरवाजों पर ताला डाल दिया। अब छम्मी बेगम एक नीम अंधेरे एयर कंडीशन आलीशान ड्राइंग रूम में खड़ी थी। ऐसा शानदार ड्राइंग रूम न बेचारे सबीहुद्दीन साहब का था, न बशीर अली साहब का। एक तरफ की दीवार पर काला पर्दा पड़ा हुआ था, जो जरा सा सरका हुआ था, और उसके पीछे दीवार में लगी सिनेमा की छोटी सी स्क्रीन नजर आ रही थी। कमरे के दूसरी तरफ बार था। बेगम साहिबा है? छम्मी बेगम ने दोनों हाथों में लोटा, पंखा, पंदनिया उठाए पूछा। मेम साहब सो रहा है। और साहब? नौकरी शुरू होने से पहले घर के साहब के इंटरव्यू से वह हमेशा झिझकती थी। गोरखे ने कोई जवाब नहीं दिया और ड्राइंग रूम से निकलकर एक गैलरी की तरफ चला। उसके पीछे पीछे छम्मी बेगम दोनों तरफ देखती हुई चली। गैलरी में दो तरफ 4 दरवाजे थे, जो सब अंदर से बंद थे। यह बहुत बड़ा और शानदार फ्लैट था। आगे जाकर गैलरी बाई तरफ मुड़ गई थी। यहाँ बावर्ची खाना और नौकरों के 2 छोटे कमरे थे।
जिनके बाहर बालकनी थी। नौकरों के इस्तेमाल वाले जीने में ताले पड़े हुए थे। एक साफ सुथरी और रोशन खाली कोठरी में जाकर गोरखे ने बक्स और बिस्तर थम से जमीन पर रख दिया और चुपचाप बाहर चला गया। छम्मी बेगम ने पंदनिया बड़े ताक के तख्ते पर रखकर अपनी नई पनाहगाह नए ठिकाने पर नजर डाली। कोने में लोहे का एक बड़ा पलंग पड़ा था। उन्होंने दिल में सोचा, यह तो बड़ा चुभेगा। दीवारों पर पिछले शौकीन तबीयत नौकर की चिपकाई हुई फिल्मी एक्ट्रेस की तस्वीरें मुस्कुरा रही थी। कोठरी में घुटन थी। छम्मी बेगम ने खिड़की खोली तो अचानक समंदर आंखों के सामने आ गया। नीला विस्तृत, यहां से वहां तक फैला हुआ समंदर। अनहोनी जिंदगी की घटनाओं की तरह अकस्मात उन्होंने समंदर पहले कभी नहीं देखा था। एकाएक ख्याल आया, इस दुनिया बनाने वाले के कुर्बान जाऊं। समुंदर पहुंच गए। अब इंशाअल्लाह हज को भी चली जाऊंगी। इसी समंदर के उस पार मक्का मदीना है। यह सोच करके उनका जी भर आया। कोठरी के पास नौकरों का गुसलखाना था। छम्मी बेगम ने बक्सा खोला, कपड़े निकाले, गुसलखाने में गई। अपने खानदानी गुसलखाने का वह लंबा चौड़ा नीम अंधेरा गुसलखाना है मामाएं वह बरसों की कोशिश के बाद भुला चुकी थी। इंसान जिंदगी की लगातार होती तब्दीलियों का आदी होते चला जाता है, वरना तो मर ही जाए। नहा धोकर कपड़े बदल वह फिर अपनी कोठरी में आ गई। सारा घर सुनसान पड़ा था। नौकर नचाकर साहब दफ्तर गए होंगे, बच्चे स्कूल, मीम साहब सो रही थी। दोपहर का वक्त था। अब उन्हें चाय की तलब सताने लगी। सारी उम्र शदीद जहनी और जज्बाती सदमे सहते रहने से छम्मी बेगम की तेजी तर्रारी कब की हवा हो चुकी थी और वह बुढ़ापे की वजह से 70-72 हो गई थी। सादगी से सोचा, अब किचन जाकर चाय बना लूं। सुनसान बावर्ची खाने में पहुंची। वहां गैस के चूल्हे नजर आए जो इस्तेमाल करना न जानते थे। जरा झुंझलाकर गैलरी में आए जिसके चारों दरवाजों में से एक खुल चुका था और उस पर बड़ा बेशकीमती पर्दा दिखाई दे रहा था। उनके कदमों की चाप सुनकर पर्दे के पीछे से किसी ने आवाज दी, कौन है? छम्मी बेगम, दिल्ली से आई हूं। उन्होंने उसी सादगी से जवाब दिया। ओहो, आ गई, आओ, आ जाओ। पर्दा सरकाकर अंदर गई। एक बिल्कुल शाना ख्वाबगाह में एक लंबे चौड़े अमेरिकन छपर खट पर रजिया बानो गुलाबी नायलॉन का नाइट गाउन पहने नमी दराज थी। उंगलियों में सिगरेट लग रहा था। छम्मी बेगम को उनका यह नंगा पहनावा जरा भी पसंद नहीं आया, लेकिन सोचा भाई अपना अपना दस्तूर है, इस शहर के यही रंग ढंग है। रजिया बानो का सिगरेट भी उन्हें अच्छा न लगा। बेगम सबीहुद्दीन और बेगम राशिद दोनों सिगरेट नहीं पीती थी। बहरहाल उन्होंने बड़ी सहनशीलता से कहा, सलाम अलैकुम, आ जाओ बुआ बैठो। जब से छम्मी बेगम बुर्का सर पर डालकर हक और हलाल की रोटी कमाने बाप दादा के दलही से बाहर निकली थी, आज तक उन्हें किसी ने बुआ नहीं कहा था। सबीहुद्दीन साहब और राशिद खां दोनों के यहाँ छम्मी खाला या खाला जान कहकर पुकारा जाता था। वह बड़े अभिमान से दीवान के किराने बैठ गए। रजिया बेगम के सिराने 2 टेलीफोन रखे थे। सफेद वाले की घंटी बजी। रजिया बानो ने रिसीवर उठाकर अंग्रेजी में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बात की। हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से एक बड़ी सी जिल्द वाली नोटबुक उठाई, उसमें कुछ लिखा, फिर रिसीवर रखकर लाल रंग के टेलीफोन पर एक नंबर मिलाया और आहिस्ता से कहा, माधो 4 नंबर 930, और फोन बंद कर दिया। छम्मी बेगम खामोश बैठी कमरे की सजावट देखती रही। संगमरमर की बड़ी बड़ी मूर्तियां, तस्वीरें, रेडियोग्राम, लंबा चौड़ा सफेद रंग का वार्डरोब। इतने में पर्दा सरकाकर एक नाज व अदा वाली लड़की हाउस कोट पहने अंदर आई। गैलरी के दरवाजे में से एक खुला। कमरे में से जोर से हाई फाई की आवाज सुनाई दी। लड़की ने रजिया बानो से कुछ गिट पिट की, उल्टे पांव वापस गई और गैलरी वाला दरवाजा बंद हो गया। अल्लाह रखे, कितने बच्चे हैं आपके? छम्मी बेगम ने जानना चाहा। मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं, मेरी भांजियां हैं, मेरे साथ रहती हैं। रजिया बानो ने छोटा सा जवाब दिया और नोटबुक खोली। कॉलेज में पढ़ती होंगी। छम्मी बेगम ने कहा। कौन? रजिया बानो ने बेख्याली से पूछा। भांजी आपकी? अल्लाह रखे, आपके मियाँ बिजनेस करते हैं?
छम्मी बेगम को मालूम था कि बंबई में सब लोग बिजनेस करते हैं। क्या? रजिया बानो ने नोटबुक से सर उठाकर जरा नागवारी से पूछा। क्या? मियाँ मर गए? छम्मी बेगम के मुंह से निकला। पल भर के लिए अज्जू भाई अल्लाह बख्शे की मौत का जख्म फिर हरा हो गया। हर मौत की खबर पर हरा हो जाता था वह। कोई क्या जान सकता था कि छम्मी बेगम ने अपनी सारी उम्र कैसे गहरी व्यथा में डूब बड़े धैर्य से गुजार दी। सब्र, शुक्र। चूड़ीदार पैजामा पहने एक और हसीन नौजवान लड़की कयामत बन लहराती बलखाती कमरे में आई। रजिया बानो से उसने अंग्रेजी में कुछ कहा। लड़की उसी तरह लहराती मुस्कुराती बाहर चली गई। अब रजिया बानो का ध्यान छम्मी बेगम की तरफ गया, जिन्हें चाय की तलब के चलते जमाइयां आनी शुरू हो गई थी। रजिया बानो ने एक तकिया कोहनियों के नीचे दबाकर कहना शुरू किया, बुआ। छम्मी बानो फिर कुलमुलाई। आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आ गई। मैंने पहली नजर में ही अंदाजा लगा दिया था कि आप बेसहारा और दुखी हैं। अब आप इस घर को अपना घर समझिए। मैं हमेशा यह चाहती हूँ कि कोई बुजुर्ग बीवी मेरे घर में नमाज कुरान पढ़ती रहा करे। बरसों से मेरे पास एक हैदराबादी बड़ी भी थी। पिछले साल बेचारी हज को गई और वहीं उनका इंतकाल हो गया। रजिया बानो ने पहलू बदलकर बात जारी रखी। मैं अब आपको बताना चाहती हूँ बुआ कि यह बंबई शहर मैदाने हश्र है। तरह तरह की बातें, तरह तरह के लोग। आप किसी बात पर कान न धरिएगा। अपने काम से काम रखिए। किचन की निगरानी कर लीजिए। बाकी वक्त अपने नमाज रोजे में गुजारिए। अब आपके लिए मेहनत का नहीं, आराम का वक्त है। कुरान शरीफ पढ़िए। मेरे हक में दुआएं और खैर करते रहिए। बाकी यह कि लड़कियों मेरी, अरे यही मेरी भांजी है, उनके लिए दूसरी आया मौजूद है। इब्राहिम खानसामा का नाम है। बिशन सिंह गोरखा है। माधो मेरा ड्राइवर है। लेकिन किसी झगड़े में मत पड़िएगा। मैं खुद, छम्मी बेगम ने कहना चाहा, मगर रजिया बानो ने उनकी बात काटी। मेरी अल्लाह के फजल से बहुत बड़ी बिजनेस है। कुछ रहकर आके बोली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानती हैं? जी हाँ, जी हाँ। छम्मी बेगम ने सर हिलाया। सबीहुद्दीन साहब तिजारत के विभाग में अफसर थे और इस तरह के अल्फाज छम्मी बेगम के कानों में पड़ते रहते थे। रजिया बानो छम्मी बेगम को बहुत समझदार और नेक बीवी मालूम हुई और इसी तरह अल्लाह वाली भी। छम्मी बेगम ने उनका बारीक नाइट गाउन और सिगरेट दोनों को माफ कर दिया। मैं औरत जात तन व तनहा इतना बड़ा कारोबार चला रही है, इसकी वजह से तरह तरह के लोगों से मिलना होता है। भांजिया भी आजकल की लड़कियां हैं, उनके दोस्त अहबाब भी आते रहते हैं। फिर मेरी बिजनेस की वजह से पुलिस 2 बार रेड कर चुकी है। पुलिस? छम्मी बेगम ने जरा दहल कर दोहराया। रजिया बानो हंस पड़ी। डरिए नहीं, यहाँ बड़े बड़े व्यापारियों को पुलिस और इनकम टैक्स वाले अक्सर ही परेशान करते हैं। मैं अकेली औरत, दसियों दुश्मन पैदा हो गए हैं। किसी ने पुलिस वालों से जड़ दी कि मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया है, बस दौड़ कर आ गई। इसी वजह से मैंने बाहर लोहे का दरवाजा लगा दिया है। आपसे कहना यह है कि जब बाहर की घंटी बजे तो आप पहले सुराख में से देखकर इत्मीनान कर लीजिए। कभी कभी ये पुलिस वाले सादी वर्दी में भी आ जाते हैं। छम्मी बेगम सफर की थकान और चाय की तलब से ढाल हुई जा रही थी। उठ खड़ी हुई बोली, बीबी गैस का चूल्हा कैसे जलता है? रजिया बानो ने सिरहाने लगा बिजली का बटन दबाया। 1 मिनट में इब्राहिम बावर्ची खाने में नामोदार हो गया। इब्राहिम, ये हमारी नई बुआ है, इनके लिए चाय बना दो झटपट। जोहर, असर, मगरिब सारी नमाजें पढ़कर वह फिर बालकनी में जाकर खड़ी हुई। घर में कुछ करने को कुछ काम न था। रजिया बानो बन संवर कर बाहर जा चुकी थी। 2 भांजियों के कमरे में रोशनी जल रही थी। तीसरी भांजी गायब थी। तीनों चारों नौकर भी फ्लैट में न थे। घंटी बजी तो बजती ही चली गई। छम्मी बेगम नई दिल्ली की आदत के अनुसार फौरन दरवाजा खोलने के लिए ड्राइंग रूम की तरफ लपकी और जल्दी से अंदर का दरवाजा खोल दिया। बाहर का लोहे का दरवाजा पहले से एक तरफ को ढका हुआ था और जिस तरह सबीहुद्दीन साहब और राशिद साहब की कोठियों में ड्राइंग रूम की दहलीज पर आकर वह मेहमानों का स्वागत करती थी, तशरीफ लाइए, उसी तरह और उसी आदत के चलते उन्होंने बड़ी खुशमिजाजी से कहा,
तशरीफ लाइए। दो मोटे मारवाड़ी और एक इत्र से महकता अमीरजादा जवान अंदर दाखिल हुए। अमीरजादा सीधा बार की तरफ चला गया। मोटे मारवाड़ी धम्म से एक सोफे पर बैठ गए। सबीहुद्दीन के यहाँ भी ऐसे ही हुलिये के कारोबारी अपने काम से आया करते थे। उस महकते नौजवान को देखकर जरूर ताज्जुब हुआ। फिर सोचा इस शहर का यही दस्तूर होगा। अभी यह तय कर रही थी कि सम्मानित मेहमानों से चाय के लिए पूछे एक आपी के लिए कि सोने बटनों और हीरे की अंगूठियों वाले मोटे मारवाड़ी ने डपट कर पूछा, मैडम किधर है? छम्मी बेगम को अच्छी तरह पता था कि बेगम को अंग्रेजी में मैडम कहते हैं। सलीके से जवाब दिया, मैडम बाहर गई है। साला छोकरी लोग किधर गया? छम्मी बेगम को गुस्सा आ गया। यह सही है कि बंबई वाले तमीजदार और जबान अच्छी तरह जानने वाले नहीं हैं, लेकिन गाली गलौज का क्या मतलब? उन्होंने होठ बिचकार कर पूछा, बेगम साहब की भांजियां? इतने में दरवाजा खुला और रजिया बानो खुद तेजी से अंदर आ गई। छम्मी बेगम से बोली, बुआ तुम अंदर जाकर अपनी कोठरी में आराम करो। जी अच्छा, उन्होंने जवाब दिया। उनके गैलरी से गुजरने के बाद एक भांजी के कमरे में एक साहब निकल करके चले गए। छम्मी बेगम ने अपनी कोठरी में जाकर एक बार फिर नमाज निकाली, वजू किया, नफले पढ़ने लगी और उस रब का शुक्र किया जिसे अपने बंदों पर सिर्फ 2 वक्त हंसी आती है। और उसी पाक परवरदिगार ने उनके बाप दादा की लाज, उनके हसब नसब की इज्जत रख ली और एक बार फिर एक शरीफ घराने की हक हलाल की कमाई में उनका भी हिस्सा लगा दिया। 200 रुपये फेंक दी थी उन्होंने अज्जू मियां के मुंह पर। तो यह थी कहानी कुर्रतुल ऐन हैदर एनिया पाकी हसब नसब। देखिए कितनी अंडरस्टेटेड कहानी है, कितनी कितनी बातें बता गई एक औरत के बारे में, विभाजन से पहले के हिंदुस्तान और उसके हिंदुस्तान के बारे में, और उसमें क्या क्या हुआ और कैसे जिंदगियां बदल गई उस बारे में। यह कहानी एक बार में नहीं खुलती, उतनी नहीं खुलती जितनी दूसरी और तीसरी बारी पढ़ने में खुलती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को एक बार फिर से सुनिएगा, पढ़िएगा और देखिएगा कि इस कहानी के भीतर कितनी सारी कहानियां हैं और सचमुच में कितनी औरतों की कितनी कितनी कहानियां, चाहे वो सलामती बुआ हो या रजिया बानो और खुद हमारी छम्मी बीबी तो है ही। छम्मो जरा 2-4 चाय तो भेज दो।